अगर कोई कानून 1976 में बनाया गया और वो फंडामेंटल राइट से क्लैश कर रहा है तो ये क्या मॉडिबंड स्टेज में होगा? मैकेनिकल इंजीनियर का उपयोग आप कहाँ करेंगे? आप कंप्लीट कर गए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए तो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे? आ जाइए। अभिषेक जी, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी इकोनॉमिक आउटपुट को शो करता है, सिटीजन्स के कंडीशन के बारे में ये नहीं बताता। अगर हमें जानना हो सिटीजन के कंडीशन के बारे में तो हम कैसे जानेंगे? सर, हम लोगों को इनइक्वालिटी इंडेक्स देखना होगा जिसमें पता चलेगा कि कितने लोग, कितना इनइक्वालिटी है इंडिया में। जैसे कोग्निट्स कर्व होता है, फिलिप्स कर्व हो गए, ये सब कर्व्स की मदद से हम देख सकते हैं। अच्छा, ये गांधी इरविन पैक्ट का क्या इम्पोर्टेंस? सर, गांधी इरविन पैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए को लिया गया था। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस बताइए। सर, पहला इम्पोर्टेंस तो ये था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन तय हुआ और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित करने की बात हुई, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया था कि वो लोग कांग्रेस की कई सारी डिमांड्स को वो लोग मानेंगे और उनके कांग्रेस को मौका देंगे कि साथ में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुआ था उसका डिमांड क्या था? उनका मेजर डिमांड ये था कि जो 3 लोग, जो ट्रायल हो रहा था लाल किला के ऊपर, जो सुभाष चंद्र बोस जी के सेना से थे, इंडियन नेशनल आर्मी INA से जो 3 सैनिक थे, उनका ट्रायल हो रहा था रेड फोर्ट पे। उनका का नाम यह था कि उनको ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? सर, ट्रायल को रोक दिया गया। इसका कोई प्रभाव पड़ा? यस सर, इससे देखा यह गया कि पहली बार भारत में ब्रिटिशर्स ने यह महसूस किया कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स को भी अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका लॉयलिटी पे इनको संदेह होने लगा था और जो आर्मीज थे, तो रॉयल इंडियन नेवी के दौरान, ट्रायल्स के दौरान वहाँ पे काफ़ी म्यूटिनी होने लगी थी, इवन इन द ब्रिटिश आर्मी ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन है जिसमें कि अगर कोई भी कानून है और उसका कुछ भी ऐसा पोर्शन है जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, यदि वो किसी भी फंडामेंटल राइट से क्लैश कर रहा है या फिर किसी दूसरे अधिनियम से क्लैश कर रहा है, तो उसको टेम्पररली उसको स्थगित करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बाद में हो सकता है? वो बाद में हो सकता है अगर वो प्रोविजंस लागू होने की संभावना है तो। अगर कोई कानून 1976 में बनाया गया और वो फंडामेंटल राइट से क्लैश कर रहा है तो ये क्या मॉडिबंड स्टेज में होगा? अगर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का जो आपने अभी बताया, मैं सर, एक्लिप्स किस पे लगता है? कौन से कानून पे लगता है? सर, ऑर्डिनरी लॉज पे लग सकते हैं। लॉ इन फोर्स क्या होता है? लॉ इन फोर्स जो भी कानून अभी यूसेज में है, जिसका भी इस्तेमाल हो रहा है प्रशासन के द्वारा। आर्टिकल 13(1) बोल रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन का? नो सर, मुझे ध्यान में नहीं सर। यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर? नो सर। Can you आर्टिकल 31। differentiate between doctrine of eclipse and doctrine of severability? In the case of doctrine of severability, in a section of the law is cut off and it is made null and void. But in case of eclipse, I think, in my understanding, as far as I remember, that is only temporarily stopped or temporarily that is kept on stay. आप NIT जमशेदपुर से Yes, मैकेनिकल इंजीनियर है, yes. तो इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं सिविल में?
सर एनआईटी जमशेदपुर में जाने के बाद मेरा काफ़ी हद तक एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों से हुआ, जिसमें कि मुझे कुछ समय तक एक एनजीओ में भी काम करने का मौका मिला। वहाँ पर काम करने के बाद मैंने इंटर्नशिप भी किया कॉरपोरेट में 2-3 महीने। तो मेरा जो रुझान था वो सोशल सर्विस और सिविल सोसाइटी में काम करने का अधिक हो रहा था। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का 5 महत्वपूर्ण वर्ग बता दीजिए। सर सोशियोलॉजी समाज को और उसके सभी इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको पढ़ते वक्त ये अनुभव, ये सब चीज़ें भी पढ़ी जाती हैं जिसमें कि सोसाइटी कैसे वर्क कर रहा है और उस वर्क से क्या नॉर्मल लोगों पर और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है समाज के, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या ये प्रभाव सही है या गलत है, ये भी इसमें अंदेशा देखा जाता है। यदि गलत है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सोशियोलॉजी कभी कभी इसके भी विषय में बात करता है। और फाइनली ये देखा गया है कि सोशियोलॉजी चीज़ों को अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और अलग अलग डिसिप्लिन्स के क्या इंटर रिलेशंस हैं, उनको भी वो पढ़ने का। अभी बहुत प्रचलन में आ रहा है लिव इन रिलेशन, यस सर। क्या है, सही है? सर अगर इंडिविजुअल राइट्स के हिसाब से देखा जाए और फ्रीडम के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, और सभी को अपना आज़ादी है अपने तरीके से रहने का। लेकिन इसके वजह से कुछ परेशानियां भी हो रही हैं जो कि जिस पे समाज को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये आपने बताया कि इंडिविजुअल राइट्स है लोगों का अपना, तब तो लोग नेकेड घूमना शुरू कर दें तो सही होगा ये? नो सर, फंडामेंटल राइट्स में अभी भी ये प्रावधान है कि किसी भी प्रकार से पब्लिक मोरालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो उसमें पब्लिक मोरालिटी हैम्पर नहीं हो रही है लिविंग रिलेशन में? लिविंग रिलेशन में अगर वो ऑब्सीन्स नहीं हो रहा है तो सर पब्लिक मोरालिटी हैम्पर नहीं हो रही है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, मैकेनिकल इंजीनियर का उपयोग आप कहाँ करेंगे? आप Yes. कंप्लीट कर गए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, तो कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे? सर मैकेनिकल इंजीनियर का सबसे बड़ा एक एटीट्यूड होता है कि एक हाईली इकोनॉमिकल वे में किसी भी परेशानी का समाधान करना। यदि कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड परेशानी है तो उसको समाधान करना, ये एक एटीट्यूड हम लोग को सिखाया जाता है अपने कॉलेज में। तो सर इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में कि किस प्रकार से कम दर में एक परेशानी का समाधान किया जा सके। कोई एग्जाम्पल देंगे? सर एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखें तो अभी वेस्ट डिस्पोजल का बहुत बड़ा समस्या है, और अगर इसको देखा जाए म्यूनसिपैलिटी स्तर पर तो उस वेस्ट डिस्पोजल को हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं रिसाइकलेबल होते हैं और उसका बहुत उत्तम इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, अभी कुछ देशों में ये देखा गया कुछ प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके पेवमेंट्स बनाए जा रहे हैं जो कि रोड्स पे एक ड्यूरेबल पेवमेंट्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है जैसे पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो इस प्रकार से सर इसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगा, जो रिसाइकलिंग का कॉस्ट है, और जो हम लोग वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं उसका भी अच्छा से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं? जी सर, है ना, खेलते भी है और इंटरेस्ट भी है। ज़्यादातर खेलता हूँ सर। बैडमिंटन का कोर्ट की क्या लंबाई चौड़ाई होती है? एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं सर। नेट की हाइट? तो 15 इंच, चलिए कोई बात नहीं, 55 इंचेस है सर। कोई बात नहीं। उसमें एक ड्यूस वर्ड आता है, अकाउंटिंग में ड्यूस आता है, कब वो होता है? खेलते हैं अब तो होना चाहिए, इतना तो सिंपल चीज है। बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बताएंगे? सर अभी शायद प्रज्ञा सिंह है। प्रज्ञा सिंह। किसी और मंत्री का नाम बताइए। सर अभी होम मिनिस्टर हैं श्री सम्राट चौधरी। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री सर ध्यान में नहीं है। रूरल डेवलपमेंट मंत्री? नहीं आइडिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। वित्त मंत्री? ये भी ध्यान में। मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। अच्छा ये बताइए, आपका रोहतास जिला घर है? जी सर। रोहतास क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है? सर वो कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, उसमें मुख्यतः शेरशाह सूरी का मकबरा है, वहाँ पे रोहतास का फोर्ट है, वहाँ पर एक शक्तिपीठ है, ताराचंडी है वहाँ पर, और रोहतास में काफ़ी खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। वो बालू खनन के लिए भी जाना जाता है सर। और इसके अलावा रोहतास में अभी सरकार का कई तरह से प्रयास है कि वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म स्टार्ट की जाए। वहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह पे वहाँ पे टूरिज्म का प्रावधान स्टार्ट किया जा रहा है। और रोहतास लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट के लिए भी प्रसिद्ध है। रोहतास में चावल और गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी होती है, इसके लिए प्रसिद्ध है वहाँ पे। चावल का कटोरा कहा जाता है? जी सर, है ना? बॉल ऑफ। अच्छा, बॉल ऑफ राइस, है ना? अच्छा लास्ट क्वेश्चन, जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग एक प्रकार का प्रॉपर्टी राइट होता है जिसमें कि किसी भी एक वस्तु को किसी भी एक ज्योग्राफी से या फिर रीजन से उसको फिक्स किया जाता है कि इसका जो ब्रांडिंग है
जैसे कि मिथिला मिथिला मखाना, वो बस इसी रीजन से ब्रांडिंग की जाएगी, उसको एक राइट देने की प्रयास की जाती है। और कुछ मिथिला मखाना है उसी तरह का कुछ एग्जाम्पल बताएंगे शाही लीची सर, विभिन्न क्षेत्र का? शाही लीची मुजफ्फरपुर, और उसके अलावा भागलपुर में है सिलाव खाजा। भागलपुर में सिलाव खाजा है, सॉरी सर, भागलपुर का जरदालू है, जरदालू, कतरनी चावल है, कतरनी, सिलाव खाजा नालंदा सिलाव का है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ठीक है, पोस्चर गेस्चर ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल पावर भी है आपके पास, आप बैलेंस व्यू भी रखते हैं, ये सब तो अच्छी बातें हैं। लेकिन बिहार रिलेटेड जो क्वेश्चन सब है वो आपके पास नहीं है, उसकी तैयारी आपको करनी होगी। दूसरा कंसेप्ट में कहीं कहीं जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का आपने दे दिया जवाब, लॉ इन फोर्स जब 13(1) के बारे में पूछा गया आप नहीं जानते, ये वो लॉ है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ जो है वो है, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वहाँ लगेगा। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका मतलब मुझे समझ में आया, वो ब्रशअप करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन बिहार रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। सेम चीज़ है, और कुछ जीके पार्ट को डेवलप कीजिए, और बिहार रिलेटेड जो डेटाज हैं वो जरूर उसको नोट कर लीजिए। अब बहुत कॉमन एक न्यूज़पेपर देखते रहेंगे तो सब अपडेट रहेगा। देखिए अभिषेक जी, हम लोगों को समय कम था इसलिए हम लोग क्वेश्चन आपसे नहीं और पूछ सके, इसलिए बिहार का तो बहुत पुअर नॉलेज है, बिहार के बारे में पता नहीं आपने नहीं ध्यान दिया होगा, मंत्रियों का नाम नहीं बताइएगा, कैसे काम चलेगा? वो भी महिला मंत्री आपने प्रज्ञा सिंह कहाँ से ला दिया पता नहीं, श्रेयसी सिंह है वो, है ना? इसलिए इसको देख लीजिए, बिहार का क्या एरिया है, क्या क्षेत्रफल है, लिटरेसी रेट क्या है, बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम चल रहे हैं, इंडिया के बारे में जान लीजिए, करेंट अफेयर्स पेपर डेली पढ़िए, उसमें जो इम्पोर्टेंट उसको गहराई से जानिए, ठीक है? बाकी और आपका अच्छा है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा ब्रश अप कर लेने की, आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा है, बस बाकी और सब ठीक है। थैंक यू।